हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी समय से क्लास नहीं हुई क्योंकि कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज हम फिर से विज्ञान विषय के क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस चलती रहेगी। तो आज की क्लास में हम तत्व क्या होते हैं, पहले उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर वर्गीकरण क्या होता है और फिर हम अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ सामान्य परिचय की। अगर हम सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें पदार्थ की, तो अगर हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ है वो या तो तत्वों के रूप में मौजूद है या मिश्रण के रूप में या फिर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तत्व की, तो तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व का मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम। अब सोडियम एक तत्व है, इसका मतलब सोडियम के अंदर जितने भी अणु मौजूद है वो सब एक समान प्रकृति के हैं। ठीक इसी तरह सोना और मैग्नीशियम। फिर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। और कई सारे यौगिकों के मिलने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। आगे हम बात करें, अभी तक वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। कितने? 118 तत्व प्रकृति में ज्ञात है। हालांकि इससे भी ज्यादा तत्व ज्ञात है, लेकिन आपकी बुक्स में अभी तक 118 तत्व ही लिखे गए हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। और वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। आगे हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर हमें किसी चीज को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बात को थोड़ा पहले समझते हैं। सिंपल मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, वो उदाहरण ले रहा हूं मैं एक दुकानदार का। किसका उदाहरण ले रहा हूं? एक दुकानदार का। और दुकानदार के अंदर हम एक सामान का उदाहरण ले रहे हैं और वो है साबुन। क्या है? साबुन। अब आप जब भी दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक वस्तुओं को एक उचित तरीके से एक उचित स्थान पर सजाया गया होता है। जैसे मैं साबुन की बात करूं तो दुकानदार क्या करेगा? अलग अलग ब्रांड्स की साबुन को अलग अलग सजाएगा और फिर उनमें से भी कपड़े धोने के साबुन को अलग रखेगा और नहाने के साबुन को अलग रखेगा। अब दुकानदार ऐसा क्यों कर रहा है? दुकानदार ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जब भी कोई ग्राहक आए तो उसे वो जैसे साबुन की मांग करेगा उसके अनुसार उसे उस साबुन को खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से उस साबुन को वहां से लेकर उस ग्राहक तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता? जब भी कोई ग्राहक आता उससे साबुन की मांग करता तो वो क्या करता? जगह जगह खोजता कि भाई कौन सा साबुन कहाँ रखा है। इस तरह उसे काफी दिक्कत होती। तो जिस तरह दुकानदार अपने सामान के लेन देन को सुलभ बनाने के लिए क्या कर रहा है? उस सामान का वर्गीकरण कर रहा है, उन्हें एक प्रॉपर जगह पर रख रहा है। ठीक इसी तरह प्रकृति में वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तत्वों की खोज होती रही। अब उन अलग अलग तत्वों को याद करना, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को याद रखना, उनसे बनने वाले यौगिकों को याद रखना, इन सभी को आसान बनाने हेतु यानी इनके अध्ययन को सरल बनाने हेतु क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। देखिए क्या लिखा गया है कि सन 1800 तक 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 1865 आते आते 63 तत्व और वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात है। अब इन सभी तत्वों को सबसे पहली समस्या अलग अलग याद रखना, दूसरी इनके भौतिक और रासायनिक गुणों को जानना या उन्हें याद रखना, इसके अलावा उनसे बनने वाले जो यौगिक है उनके गुण धर्मों का अध्ययन करना, उस अध्ययन को सरल बनाने, सुगम और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए किसकी महसूस हुई? वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई।
ताकि ये सारी चीजें हम आसानी से कर पाए। सिंपल शब्दों में कहे तो इन तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने हेतु वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वप्रथम तो तत्वों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम अगर किसी वैज्ञानिक का नाम आता है तो वो थे डोबेराइनर। कौन थे? डोबेराइनर। वो प्रथम वैज्ञानिक या रसायनज्ञ थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और सबसे पहले चर्चा करते हैं डोबेराइनर के त्रिक की। अब देखो, त्रिक का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। तो देखो इन्होंने क्या किया, बात है सन 1817 की। डोबेराइनर ने जो एक जैसे गुण धर्म वाले तत्व थे, जो समान गुण धर्म वाले तत्व थे, उन समान गुण धर्म वाले तत्वों के तीन तीन तत्वों का एक जोड़ा बनाया। कितने तत्वों का? तीन तीन का एक जोड़ा बनाया। और उस तीन तीन के जोड़े को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने त्रिक कहा। क्या कहा? त्रिक कहा। अब इन्होंने आगे क्या बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को जिन्होंने तीन तीन का जोड़ा बनाया है, उस तीन तीन के जोड़े में अगर तीनों तत्वों को किसके आधार पर? उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अगर आरोही क्रम में जमा दिया जाए। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में जमा दिया जाए तो जो बीच वाला तत्व है, उस बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी के जो दो तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। अभी हम इसको समझेंगे, पहले समझ लो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। इसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब डोबेराइनर ने क्या बताया, ये देखो कि इन्होंने तीन तीन का एक जोड़ा बनाया, जिसको क्या कहा उन्होंने? जिसको इन्होंने त्रिक कहा। क्या कहा? त्रिक। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो ये बीच वाला तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान इन दोनों तत्वों के पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के औसत के ठीक बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान के औसत के ठीक बराबर होता है। तो देखो मध्य में कौन है? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु भार बराबर पहला तत्व लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार, और इनका औसत दोनों को जोड़ दिया हमने और 2 का भाग दे दिया। तो देखो जब हमने इसको हल किया तो हमें ज्ञात हुआ कि इन दोनों भागों का परमाणु द्रव्यमान लगभग बराबर था। क्या था? मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के ठीक बराबर था। यह कहता है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। आगे हम इसके उदाहरण की अगर बात करें तो डोबेराइनर उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनमें से केवल 3 तरीक बना पाए। कितने? केवल 3 तरीक ही ये बना पाए। पहला कौन सा था? पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा तरीक था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 तरीक बनाने में डोबेराइनर सफल हुए। अब देखो उस समय तत्व तो बहुत ज्यादा ज्ञात थे, लेकिन डोबेराइनर ऐसा करने में सफल न हो सके, तो उनकी कुछ कमियां रह गई। और वो कमियां क्या थी वो देखो। तो पहली कमियां क्या थी इसकी कि उस समय जितने भी ज्ञात तत्व थे, ठीक है, लगभग 36 से ज्यादा तत्व ज्ञात थे उस समय, लेकिन केवल ये कितने तरीक बना पाए? केवल 3, यानी कि टोटल 9 तत्व उनके नियम के अनुसार संतुष्ट हो रहे थे। अतः यह पद्धति सफल नहीं रही। क्या होगी? अतः इनका डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था वो सफल नहीं हो सका और इसको बाद में आगे जाके गलत साबित कर दिया गया। उम्मीद करता हूं ये आपको सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एक और अन्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। क्या नाम था? न्यूलैंड्स। अब इन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत दिया। देखो ये अष्टक सिद्धांत क्या होता है। बात है सन 1666 के। न्यूलैंड्स ने उस समय जो ज्ञात तत्व थे लगभग 56 तत्व ज्ञात थे। उन ज्ञात तत्वों को किसके आधार पर? वही परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। कौन से क्रम में जमाया?
आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। न्यूलैंड्स ने उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाया, तो उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे। जैसे आपने देखा होगा संगीत में 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो सा के बाद ठीक 8वें नंबर पर फिर से सा आता है, यानी कि 8वें के गुणधर्म पहले के समान है। तो इन्होंने बताया, उन्होंने अपनी जो ये सिद्धांत था इसकी तुलना किससे की? संगीत के अष्टक से की। किससे की? संगीत के अष्टक से। देखो ऐसे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो देखो ये सा है और इसके बाद ठीक 8वें नंबर पर फिर से सा आ रहा है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा किया कि जब इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाया तो इन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म के बराबर थे। इसी कारण इस नियम को अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है या फिर न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने शुरुआत कहां से की थी? तो इन्होंने शुरुआत सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरुआत की थी और समाप्ति कहां पर की? तो इन्होंने थोरियम पर इसे समाप्त किया। यानी इनकी जो सारणी थी उसमें सबसे पहले नंबर पर इन्होंने हाइड्रोजन का रखा और सबसे लास्ट पर इन्होंने किसको रखा? थोरियम को रखा। देखे इसका वर्गीकरण का चित्र कुछ इस तरह था, जिसमें देखो इन्होंने यहां पर लिखा है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। मतलब जिस तरह संगीत में 7 स्वरों के बाद फिर से स्वरों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक इन्होंने भी कहा कि इनकी सारणी में प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के बाद समान गुणधर्म दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर देखो लिथियम और सोडियम, ये दोनों धातु के गुण कैसे हैं? दोनों धातु के गुण एक समान है। देखो लिथियम के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी इसके और 8वें नंबर के गुण कैसे हैं? समान है। ठीक इसी तरह बेरियम और मैग्नीशियम के समान होंगे। ठीक इसी तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम के समान होंगे। ऐसा किन्होंने बताया? न्यूलैंड्स ने बताया। अब इनके सिद्धांत की भी कुछ कमियां थी और वो कमियां क्या थी वो देखो। सबसे पहली कमी थी कि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसों का मतलब है जिसे उत्कृष्ट गैस अथवा नोबल गैस भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी गैस शामिल है? तो इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसें अक्रिय गैसें कही जाती है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, अतः यह किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती। इस कारण इन्हें अक्रिय कहा जाता है। तो उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो न्यूलैंड्स का यह नियम क्या हो गया? असफल हो गया, क्योंकि जो गैसें थी वो इस गुणधर्म का पालन नहीं कर रही थी। दूसरी कमी थी कि यह जो नियम था वो केवल कैल्शियम धातु तक, जो हल्के तत्व थे उन हल्के तत्वों तक ही ठीक से लागू होता था। कैल्शियम के बाद जो भारी तत्व थे उन पर यह सही ढंग से लागू नहीं होता था। दूसरी कमी थी प्रमुख, वो ये थी कि इसके बाद में जो खोजे गए तत्व थे वो इस गुण के अनुसार सारणी में मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जिस समय न्यूलैंड ने यह नियम दिया था उस समय केवल 56 तत्व थे और बाद में जब नए तत्वों की खोज हुई तो वे सारणी में कहीं पर भी मेल नहीं खाते थे। तीसरी कमी थी, न्यूलैंड ने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि उस समय केवल 56 तत्व ही है और भविष्य में भी 56 तत्व ही रहेंगे। उनके अनुसार भविष्य में अन्य तत्वों की खोज नहीं होगी, लेकिन जब भविष्य में आगे चलकर कई अन्य सारे तत्वों की खोज हुई तो उनकी जो ये नियम था या उनके द्वारा जो ये सारणी बनाई गई थी वो क्या हो गई? असफल हो गई।
और अगला इनका कमी थी कि सारणी में तत्वों को सही ढंग से रखने के लिए इन्होंने दो तत्वों को एक साथ रख दिया, और कई जगह तो इन्होंने एक जैसे समान तत्वों को साथ नहीं रखा और कई जगह इन्होंने अलग अलग तत्वों को भी साथ रख दिया। इन्होंने क्या किया, कई जगह दो दो तत्वों को एक साथ रख दिया, और वो भी ऐसे तत्व जिनके गुण समान नहीं थे, और कई जगह इन्होंने असमान तत्वों को भी साथ में रख दिया। तो ये कई सारी इनके अष्टक सिद्धांत की कमियां रहेगी, और इस कारण आगे चलकर ये नियम क्या हो गया, बिल्कुल असफल हो गया और इस नियम का खंडन कर दिया गया। आगे बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सर्वप्रथम अगर आवर्त सारणी बनाने का श्रेय दिया जाता है तो वो मेंडलीव को दिया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलीव को दिया जाता है। इन्होंने किसके आधार पर? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर। किसके? इन्होंने भी परमाणु भार अथवा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इन्होंने भी क्या बताया कि तत्वों को अगर उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। अब मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है कि जो भी तत्व है उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आधार पर तय होते हैं? इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुण धर्म है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तय होते हैं, या परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो विशेष रूप से तत्वों के रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित है। किसके आधार पर है? तत्वों के रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित है। अब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। कितने? 8, यानी 8 कॉलम है। कितने कॉलम है? 8। ऐसे ये 8 कॉलम है जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? समूह या वर्ग। और इन वर्गों को फिर से उप वर्गों में भी बांटा गया है। ऐसे एक वर्ग है तो इसके फिर से टुकड़े भी किए गए हैं। और क्षैतिज पंक्तियां कितनी है? तो क्षैतिज पंक्तियां 6 हैं। 8 समूह या वर्ग है और 6 क्या है? क्षैतिज पंक्तियां है। और इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कह रहे हैं? क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 समूह है और 6 क्या है? आवर्त है। और उस समय जिस समय मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी, यानी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अतः बाद में एक नया वर्ग, शून्य वर्ग बना के उसे सारणी में क्या किया गया? उसे सारणी में दर्शाया गया। यानी जो अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उनकी खोज उस समय नहीं हुई थी। तो मेंडलीव ने इनके लिए एक अलग से वर्ग खाली छोड़ दिया और बता दिया कि अगर भविष्य में ऐसी गैसों की खोज होती है तो उन्हें उस सारणी में रख दिया जाएगा। और ठीक बाद में वैसा ही हुआ। अब देखो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, तो आपको इसको कुछ भी नहीं समझना है, क्योंकि ऐसी सारणी याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इसका कोई यूज नहीं है। वर्तमान में हम आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं। तो अब देखो जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी उस आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी या उनकी विशेषताएं क्या थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों साबित हुई, इसका हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहला कारण था अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो तत्व उस समय खोजे नहीं गए थे उन तत्वों के लिए, जो उस समय कैसे थे? अज्ञात थे, उन तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ दी। और जब भविष्य में उनकी खोज हुई तो उन तत्वों को सारणी में रख दिया गया, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। लगभग सभी जो एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व थे उन सभी तत्वों को मेंडलीव ने
अपनी सारणी में एक साथ रख दिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। अगला बिंदु था, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। यानी मेंडलीफ ने उत्कृष्ट अथवा अक्रिय गैसों के लिए अपनी सारणी में एक अलग से खाली जगह रख दी और उसको क्या कहा, उसको इन्होंने शून्य वर्ग कहा। और जब भविष्य में इन अक्रिय गैसों की खोज हुई तो इन अक्रिय गैसों को उस समूह में सीधे रख दिया गया। आगे हम बात करते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सीमाएं की, कि आखिर उनकी क्या कमियां थी जिस कारण से आगे चलकर मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी असफल साबित हो गई। तो सबसे पहली कमी थी कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, ये सबसे पहली कमी थी। दूसरी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक उचित स्थान नहीं दिया गया। और तीसरी कमी थी कि कई जगहों पर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार भी तत्वों का क्रम कैसा था? तत्वों का अनुचित क्रम था, वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम को लागू नहीं करते थे। और अगली कमी थी कि कुछ समान गुण वाले तत्वों को भी मेंडलीफ ने अलग अलग वर्ग में रख दिया और कहीं कहीं असमान गुण वाले तत्वों को भी मेंडलीफ ने एक ही वर्ग में रख दिया। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ कमियां थी और इन्हीं कमियों के कारण आगे चलकर मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी फेल हो गई। तो आज की क्लास में हमने डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्ट सिद्धांत और मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे।